So welcome back students. Now we are going to discuss the secondary growth in dicot stem, chapter 6, anatomy of flowering plants. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम secondary growth in dicot stem as we have earlier discussed vascular tissues and all. So anatomy of flowering plants, class 11, chapter 6. Without wasting our time, let's begin our session. Secondary growth in dicot stem. चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करती है? प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड लॉन्जेविटी ऑफ मैनी डाइकोट प्लांट्स। वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम्स, स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड और एनुअल रिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है दैट प्रोड्यूस द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ द स्टेम। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन थिकनिंग ऑफ द स्टेम। ये क्या करते हैं? स्टेम की थिकनिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है एक्टिविटी जो वेरीज थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड। वाइडर वेसल्स होते हैं, लाइटर इन कलर होते हैं, जबकि ऑटमन वुड में क्या होते हैं? नैरोअर वेसल्स होती हैं, डार्कर होती हैं कलर में। दीज डिफरेंसेस आर विजिबल एज एनुअल रिंग्स विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। ठीक है, एनुअल रिंग्स का आर्कियोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले है जो प्लांट की एज के बारे में हमें बताता है। एनुअल रिंग्स की बात करें तो एनुअल रिंग्स आर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जो होती है स्प्रिंग वुड में ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड जो होती है दैट फॉर्म ईच ईयर। दे प्रोवाइड अ वैल्यूएबल रिकॉर्ड टू द प्लांट्स ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंडीशन ओवर द टाइम। हियर यू कैन सी द कॉर्क कैम्बियम एक्टिविटी जिसको फेलोजन भी बोला जाता है, फेलोजन एक्टिविटी। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेरिडम। कॉर्क कैम्बियम जिसको फेलोजन भी बोला जाता है is another lateral meristem that arises from the outer layer of cortex in dicot stem। यानी कि वो कहाँ से डेवलप होती है? कॉर्टेक्स की आउटर लेयर से। ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोटेक्टिव लेयर जिसको पेरिडम बोला जाता है। फैलम की बात करें तो कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कॉर्क सेल्स towards the outside. These cells are dead at maturity with thick suberized cell wall that are impermeable to water and gases. They provide insulation and protection against injury and pathogen। ठीक है, लेंटिसल्स की बात करें तो लेंटिसल्स जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं, पोरस ओपनिंग होती है इनकी पेरिडर्म में एंड गैसेस एक्सचेंज के लिए अलाउ करते हैं between the living tissue inside the stem and external atmosphere. They are essential for the survival of the plant। सेकेंडरी डाइकोट रूट की बात करें, देखिए डाइकोट रूट में भी क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है। हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड फॉर्मेशन आर लेटरल रूट्स आर डिफरेंट। लेटरल रूट्स में क्या होते हैं? arises from the pericycle layer of the cells surround the vascular tissue। ये ग्रो करते हैं आउटवर्ड्स की तरफ branching from the main root and contribute to the root system's overall structure and function। Here is the anatomical adaptation in plant। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स की हम बात करें तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं जहाँ पे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये इनका जो जाइलम है वो रिड्यूस्ड होता है, यानी कि क्या होगा? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। ठीक है, इसीलिए ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर चला गया तो प्लांट तो वैसे ही डेड हो गया है ना, इसीलिए। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट रहते हैं इसलिए इनमें क्या होते हैं? एरेनकाइमा, यानी कि इनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, जाइलम इज ऑफन रिड्यूस्ड। जीरोफाइट्स की बात करें, यानी कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं।
दे हैव कंसाइज द रिड्यूस वाटर लॉस। सनकन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन, यानी कि सनकन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा बच्चों, सनकन स्ट्रोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होता है इनमें, यानी कि वाटर का लॉस ज्यादा नहीं होगा, तो ये अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। ठीक है। रिड्यूस लीव्स होती है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द ड्राई एयर। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सॉल्टी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सॉल्टी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दे हैव सॉल्ट ग्लैंड्स होती है इनके पास स्ट्रक्चर टू एक्सक्रीट द एक्सेस साल्ट, यानी कि ये सॉल्ट को क्या करते हैं, सॉल्ट को निकाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्लांट को प्रोटेक्ट मिलती है फ्रॉम द टॉक्सिकेशन से, टॉक्सिसिटी कम होती है इनकी, प्रिवेंट करता है टॉक्सिसिटी को, जिस सॉल्ट को क्या कर दिया, निकाल दिया गया, एक्सक्रीट कर दिया गया है। इनके पास सक्यूलेंट लीव्स होती हैं विच स्टोर वाटर एंड हेल्प इन मेंटेन द हाइड्रेशन in salty condition. Clear? Here you can see the diagrams of hydrophytes, xerophytes and halophytes. Clear? Krenz anatomy in C4 plant, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई कंडीशन में भी कैसे सरवाइव कर लेते हैं और CO2 का फिक्सेशन कर लेते हैं, ये हम आगे फोटोसिंथेसिस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बंडल सेल प्रेजेंट होती है इनमें, ये क्या होती है, सराउंडिंग with the vascular bundles. They contain chloroplast and play a crucial role in C4 photosynthesis and adaptation for efficient carbon fixation. सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रेन्स एनाटॉमी क्या है, अडेप्टेशन फाउंड इन द C4 प्लांट, जो कि इनको अलाउ करती है हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। ये क्या होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज कर दे। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि क्या होगा, वाटर का लॉस कम होगा। a wasteful process that occurs in C3 plants. ठीक है। Here you can see the diagram of hydrophytes, xerophytes and halophytes. We have discussed it. वुड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स की बात करें तो हार्डवुड, सैपवुड प्रेजेंट, हार्डवुड, सैपवुड, स्प्रिंग वुड, ऑटमन वुड और सॉफ्ट वुड और हार्डवुड। हार्डवुड जो होती है वो डार्कर होती है, ओल्डर वुड इन द सेंटर ऑफ द ट्री ट्रंक, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सैपवुड जो होती है वो लाइटर होती है, वुड के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है, स्टिल लिविंग होती है, इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसपोर्ट। सैपवुड। स्प्रिंग वुड जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, has wider vessels and in lighter in color. Ottoman wood जो है formed during the cooler months has narrower vessels and in darker in color. Softwood and hardwood की बात करें तो softwood are produced by gymnosperm, जैसे कि pines and firs. They are typically lighter and softer with simpler structure. Hardwoods जो होते हैं produced by angiosperm such as oak and maple. They are generally denser and harder with more complex structures. एनम एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, क्या होती है एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, it is a derivation of the typical pattern of secondary growth observed in dicot stems and root, characterized by irregular vascular cambium activity and the formation of unusual wood pattern. Okay. Begonia is the example of these एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, resulting in irregular wood structure. Dracena is another example, has a single large vascular cambium that forms in center of the stem, leading the formation of unique pattern of wood. यानी कि एनामेलिस क्या है, एनामेलिस क्या है, पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें स्टेम में और रूट में देखा जाता है, इसमें वुड के पैटर्न को भी देखा जाता है, वुड पैटर्न। क्लियर है। चलिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है प्लांट में, फॉरेंसिक बॉटनी। फॉरेंसिक बॉटनी में जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में CID सबने देखा होगा, उसमें वो कौन थे,
जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करते थे, वो किसमें काम आते हैं, क्राइम में। ठीक है। वुड आइडेंटिफिकेशन आर्कियोलॉजी में प्लांट की एज, उसकी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रॉप के इम्प्रूवमेंट और एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। रिसेंट एडवांसेस इन प्लांट एनिमल में प्लांट एनाटॉमी में कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज की जाती है, जो कि 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें कि प्लांट के सेल्स के अरेंजमेंट, टिश्यू और ऑर्गन के बारे में पता लगाया जाता है। 3D इमेजिंग ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर में comprehensive understanding the agriculture and function of the plant tissue cell, tissues and organ। ठीक है। molecular markers यूज किए जाते हैं। ठीक है। for information can be used to develop new methods for improving crop yields and disease resistance। Here the evolutionary aspects of the plant anatomy। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू एंड अडेप्टेशन इन डिफरेंट plant groups। Transition from aquatic to terrestrial life was a major evolutionary milestone for the plants। इनमें क्या है, it required the development of anatomical adaptation, allow plants to survive in drier, more challenging environment। ड्रायर और इसमें एक्वेटिक प्लांट के बारे में भी हमने देखा, हाइड्रोफाइट्स, राइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, दीज आर द अडेप्टेशंस। डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो evolution of a vascular tissue such as xylem and phloem was a critical step in the colonization of land। These tissue enable plants to transport water and nutrient efficiently throughout their bodies, supporting their growth and survival in terrestrial habitats। Adaptation in different plant groups की बात करें, over time different plant groups have evolved unique anatomical adaptation that allows them to thrive in a specific environment। These adaptations reflect the diversity of plant life and their evolutionary history। Comparative anatomy की बात करें डाइकोट और मोनोकोट की, here we are doing the revision of this chapter। रूट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन की बात करें, डाइकोट रूट्स जो होती है हैव अ डिस्टिंक्ट एक्स शेप्ड जाइलम होते हैं, जबकि मोनोकोट में पॉलीआर्क जाइलम होते हैं अरेंज इन द रेडियल पैटर्न। डाइकोट रूट में जो मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकोट रूट में सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। डाइकोट रूट में सेंट्रल पिथ एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकोट रूट में सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होता है। स्टेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग शेप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट में ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। डाइकोट रूट में जो स्टेम जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, इसकी वजह से ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम, जिससे क्या होता है स्टेम की थिकनिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लीफ स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइकोट लीफ में डिफरेंशिएटेड मेसोफिल्स एंड विद पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट में लीव्स हैव अनडिफरेंशिएटेड होती है मेसोफिल, अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल होते हैं। डाइकोट लीफ एग्जिबिट करती है रेटिकुलेट वेनेशन को, जबकि मोनोकोट लीफ क्या करती है, पैरेलल वेनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन टेक्सोनॉमी की बात करें तो एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने उनके वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट्स के बारे में, जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर, लीफ के वेनेशन पैटर्न के एंड प्रेजेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट प्लांट ग्रुप। टेक्सोनोमिक एप्लीकेशन की बात करें जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी की फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश C4 plants and C3 plants। Here the environmental adaptation as we have discussed hydrophytes, xerophytes and halophytes। सॉरी, समरी क्या है, हमने समरी में अब क्या देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिसमें सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियाई एपिकल, इंटरकलर और लेटरल मेरिस्टेम्स इन्हीं में इंक्लूड होते हैं। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, सिंपल वाले में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। Here we have discussed the monocote, dicote, anatomy also we have discussed earlier in this slide. फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं रूट एनाटोमी की। डाइकोट रूट में क्या होते हैं, सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्स शेप जाइलम होते हैं, जबकि मोनोकोट रूट में ये पोलियाक जाइलम होते हैं जो कि अरेंजमेंट क्या होता है इनका रेडियली होता है। डाइकोट रूट्स जो होती हैं इनमें सेंट्रल पिथ एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकोट रूट में सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होता है। स्टेम के एनाटॉमी की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो रिंग शेप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट में ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट स्टेम जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, जबकि किसकी वजह से, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, जबकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लीफ के एनाटॉमी की बात करें तो लीफ जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है मेसोफिल में विद पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, जबकि मोनोकोट लीफ जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल्स होती हैं। डाइकोट हैव एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनिशन प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकोट में क्या होता है, पैरेलल वेनिशन प्रेजेंट होता है। कंक्लूजन की बात करें, हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और मेडिसिन में इनका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आर्कियोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द प्लांट इवोल्यूशन। फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड मॉलिकुलर मार्कर्स विद फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।